दोस्तों, मेरा नाम निर्मल है और मैं पंजाब से हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूत प्रेत की घटनाएं अभी तक सुन रखी हैं। कभी इन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि अंधविश्वास पर विश्वास करना तब तक ही मुश्किल होता है जब तक कि वो खुद के साथ घट ना जाए। मुझे दिक्कत इस बात से है कि कुछ लोग को आगाह करने के बावजूद भी अपनी मर्दानगी दिखाना बहुत ही ज़रूरी समझते हैं, जिस वजह से उन्हें कभी कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ भी कह लो, लेकिन कुछ लोग अपनी बेवकूफ़ी करने की आदत से बाज नहीं आते। ऐसी एक बेवकूफ़ी कभी मैंने भी की थी, जिसके बाद मैं हर वो शख्स को सलाह देता हूँ कि अंधविश्वास पर विश्वास न सही, लेकिन कम से कम उसे चुनौती तो मत करो, क्योंकि इसका अंजाम कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है। ये बात आज से काफ़ी साल पहले की है। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर यहीं कुछ शायद सन 2011 की बात थी। मैं उस समय राजस्थान में पोस्टेड था। राजस्थान जो कि ऐसे ही अपने रहस्य को लेकर चर्चित में रहता है। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, तो जंगलों और पहाड़ी के इलाकों से मेरा खास रिश्ता रहता है। मैंने इस करियर को इसी वजह से चुना था कि मैं ऐसी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकूं, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि इसी करियर के लिए एक दिन मेरी जान हलक में आ पहुँचेगी। दरअसल उस समय मेरा अक्सर जंगलों के रास्ते से आना जाना लगा रहता था। एक बार की बात है, हमें खबर मिली कि कुछ लोग जंगल में गैर कानूनी सट्टे और हथियारों की हेराफेरी कर रहे हैं। हम सब लोग फौरन ही उस जंगल में उन्हें पकड़ने गए। हम लोग कुल 4 ऑफिसर थे और एक ड्राइवर था जो कि जीप को तेज रफ्तार में उन जंगलों से निकाल रहा था। सामने हमें एक आदमी दिखा। हमें पता चल गया कि यह उन्हीं का गैंग का एक मेंबर है। हम लोग फौरन गाड़ी से उतरे और उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए दौड़े। मैंने उसे जकड़ लिया और उसको गिरेबान से लिए जीप में बिठाया। ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ाई। फिर हमने उससे पूछा कि कहाँ हैं उसके गैंग के लोग। उसने बोला, अल्लाह के पास। फिर एक ऑफिसर ने पूछा, मतलब? फिर उसने कहा, आप गाड़ी मोड़ लो, वरना आप लोग भी अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने बोला, ये कहानियाँ मत बना, सीधे सीधे बोल, कहाँ है तेरे साथी? तो उसने बोला, साहब मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, मैं एक छोटी मोटी कंपनी में मजदूरी करता हूँ। ये लोगों ने मुझे अपने गैंग में शामिल कर लिया। मुझे यहाँ मजदूरी करने के बाद जो तनख्वाह मिलती थी, उससे 2 गुना ज़्यादा तनख्वाह मुझे ये लोग देने लगे, जिसके लालच में मैं थोड़ा बहक गया। फिर तभी मैंने इन लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। और हाँ, ये बात सच है कि आज हम लोग हथियारों का सौदा करने आए थे, लेकिन हम कर नहीं पाए। जैसे हमने हथियारों से भरे संदूक को सामने की ओर रखा, तो उसी समय स्कोंडो काता सामने आ गया। उसे सामने आते ही एक कुल्हाड़ी से बगल वाले आदमी का सर सीधा धड़ से उखाड़ दिया। फिर सब लोग वहाँ से भाग निकले और एक टूटे फूटे मकान में छुप गए। साहब, पर क्या शख्स था वो? एक एक की धड़कन की आवाज़ से उसकी तरफ आकर्षित होते गए। अपने एक छोटे कुल्हाड़ी से उसका सिर काट देता है वो। इतना भयानक दृश्य मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में। वो तो रहमत थी अल्लाह की कि मैं किसी तरह बच निकला। तभी एक ऑफिसर ने बोला, अच्छा, बड़ा अच्छी कहानी सुनाई तूने, तेरी ये चाल अच्छे से समझता हूँ मैं। तो ये सब इसलिए बोल रहा है ना ताकि तेरे साथी बच जाएं और तुम लोग हेरा फेरी कर सको? तो उसने कहा, देखो साहब, मुझे पहले से पता था कि आप सब मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन आज रात हम सबको अल्लाह के पास जाना ही है। मैं ये पाप लेकर नहीं जाना चाहता कि मैंने आपको मृत्यु से पहले आपको आगाह नहीं किया। अब आप लोग इस कोंडो काता के इलाके में आ चुके हो। अब आपको किसी भी समय उससे सामना हो सकता है, तो तैयार रहिए। तभी एक ऑफिसर ने कहा, सर, इस कोंडो काटा के बारे में मैंने भी सुना है। कहते हैं ये वो लोगों की आत्माएं होती हैं जिनका सर ट्रेन से टकराने या ट्रेन से मरने की वजह से अलग हो गया है। फिर ये लोग इसी इलाके के चारों तरफ अपना पहरा देते हैं और अपने शिकार की राह ताकते हैं। कहते हैं इसकी आंखें नहीं होती हैं, इसलिए आपको देखकर स्टिक निशाने से हमला नहीं करते, लेकिन आपकी आहट से ये आप पर अपनी कुल्हाड़ी से वार कर देते हैं, जिससे वो शख्स भी आपके जैसा ही हो जाता है और उसकी मुंडी अपने सर में लगा देता है। मैंने उससे बोला, सिन्हा, क्या पागल हो गए हो तुम? किस ज़माने में जी रहे हो तुम लोग? ये राक्षस, भूत प्रेत, बेताल, ये सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं। असल ज़िंदगी से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं होता। मेरे इतना कहने की देरी ही थी कि तभी गाड़ी अचानक से रुक गई। मैंने ड्राइवर को पूछा, गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? तो उसने बोला, साहब, अभी तुरंत ऐसा लगा जैसे सामने से कोई लंबा आदमी गुजरा हो, जिसका चेहरा तो नहीं देख पाया क्योंकि उसका चेहरा पत्तों से ढका हुआ था, लेकिन वो काफ़ी पतला और लंबा था। मैंने बोला, क्या यार, तुम इन सब कहानियों में ध्यान मत दो, इसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा और कुछ नहीं है, तुम बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। उसने गाड़ी बढ़ाई। सूरज लगभग ढलने ही वाला था। एक बार फिर से उसी मुजरिम ने जिसे हमने पकड़ा था वो बोला, साहब, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, आप मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन कृपया करके वापस मुड़ जाओ। मुझे उस शैतान से नहीं मरना है। रात होने वाली है, इस समय माहौल और शांत होता है, जिससे वो आपकी आहट को और अच्छे से महसूस कर लेगा और जल्दी आपको बहुत दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देगा। मैंने बोला, अच्छा, हम लोग अगर लौट गए तो आज रात का फ़ायदा उठाकर तुम्हारे साथी भाग नहीं जाएंगे? उन्हें पकड़ना ही तो हमारा मकसद है और बंदूक भी तो हमारे पास है। तो उसने बोला, साहब, जो पहले से मर चुका है उसे आप कैसे मारेंगे? मैंने बोला, चुपचाप एकदम चुप हो जाओ। फिर मेरे इतना बोलते ही मैंने देखा कि एक तरफ की झाड़ियाँ हिल रही थी। हमें बड़ा अजीब लगा क्योंकि आंधी तो बिल्कुल नहीं चल रही थी, तो आखिर ये झाड़ियाँ हिल कैसे रही थी, क्योंकि इतनी मोटी शाखाओं को हिला पाना किसी जानवर के बस की बात नहीं थी। तभी मैंने बोला, गाड़ी रोको, मुझे लगता है शायद वहीं पर वो गैंग छिपी है जो शायद उस पेड़ पर चढ़ी है।
मेरे एक ऑफिसर ने मुझे कहा, सर वहाँ कोई नहीं होगा, रहने दीजिए, हम आगे ढूंढ लेंगे। तभी मैंने कहा, सना ये हमारी ड्यूटी है, हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकते। इतना कहते ही सारे ऑफिसर्स गाड़ी से दबे पांव नीचे उतर गए और अपनी बंदूक ताने उन झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सच कहूँ तो थोड़ा बहुत डर मुझे भी लग रहा था, पर मेरी बेवकूफ़ी ने मुझे उस तरफ जाने को मजबूर कर दिया। मैं उस तरफ बढ़ गया, पर मेरे पीछे पीछे वो ऑफिसर्स भी थे। फिर मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी तो मैंने देखा कि एक लकड़ी जैसा पतला कदम जिसके लंबे नाखून थे, वो कभी आगे तो कभी पीछे कर रहा था। तभी मैंने उसे ध्यान से देखा तो अचानक से वो शख्स सीधे हमारे सामने खड़ा हो गया। अब जो मैं देख रहा था तो वो मेरे लिए मानो मौत ही थी। सारी बातें उस अली नाम के मुजरिम की बिल्कुल सच थी। ये एक सिरकटा शैतान था। इसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिसे उसने एक ऑफिसर की तरफ फेंक कर मारा। अब मेरे सामने उस ऑफिसर का गला सर से अलग हो गया। मैं खौफ के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अली ने मुझे इशारे से कहा कि मैं शांत रहूं और अपने जूतों को हाथ में लेकर पीछे की तरफ बढ़ूं। मैं धीरे धीरे पीछे बढ़ने लगा तो वो शैतान बस एक आहट को महसूस करने का जैसे इंतजार कर रहा था। जब मैंने देखा कि अब उस शैतान से मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ तो मैंने न आओ देखा न ताओ, तुरंत ही मैंने अपने पूरे रफ्तार में वहाँ से भागना शुरू किया। और अब मेरे पीछे वो ऑफिसर्स और अली भी भागने लगा। मुझे सामने एक टूटा फूटा मकान दिखा। मुझे उस समय उस शैतान से बचने की बस वही जगह दिखी। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसी मकान में घुस गया। पीछे ऑफिसर्स और अली ने मुझे आवाज़ भी दी कि मैं वहाँ से बाहर आ जाऊँ, क्योंकि ये मकान उसी स्कॉन्ड खाता का था। अली ने उन सबको बता दिया था, इसलिए उस मकान में कोई नहीं आया। सब उसी मकान के उस तरफ झाड़ियों में छुप गए। मैं अकेला वहाँ पर छुपा था, इस बात से अनजान कि जल्द ही स्कॉन्ड खाता से एक बार फिर मेरी मुलाकात होने वाली है। फिर मैंने वहाँ एक कमरे में देखा कि कुछ लोगों की लाशें पड़ी हैं और अनुमानित तौर पर ये वही लोग थे जिन्हें हम गिरफ्तार करने के लिए आने वाले थे। फिर मुझे अली की कही गई बात अब याद आ गई थी। अली ने बोला था कि साहब सब लोग एक टूटे फूटे मकान में गए थे जो कि स्कॉन्ड खाता का ही घर था। उसने सबको दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इतना समझने की देरी थी कि मैं फौरन बाहर की तरफ भागा। भागते के साथ ही जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा कि सामने अचानक से कहीं से वही स्कॉन्ड खाता खड़ा था। उसने एक कुल्हाड़ी से जोरदार प्रहार किया, लेकिन मैं बच निकला और वहां से भागता हुआ ऊपर के कमरे में चला गया और दरवाजे को कस के मैंने बंद कर लिया था। उस समय मेरी हालत किसी मोम के पुतले की तरह थी। मैं खौफ के मारे थर थर कांप रहा था। जिसके बाद अचानक दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कोई कुल्हाड़ी से मार मार कर दरवाजे को तोड़ना चाहता है। मुझे पता था कि जैसे वो शैतान इस दरवाजे को तोड़ेगा वैसे मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। फिर ऐसा ही कुछ हुआ। करीबन 10 मिनट दरवाजे पर मारने के बाद वो शैतान एक समय के लिए रुक गया। रुकने के कुछ पल बाद उसने एक जोरदार और हिट किया, जिससे कि वो दरवाज़ा पूरा का पूरा उखड़ गया और वो अंदर आ गया। मुझे मालूम था कि मेरी धड़कनों से मेरी मौत हो सकती है। वो बस मेरी एक आहट के अभी इंतजार में था। फिर मैंने एक चालाकी की। मैंने पास में रखे एक लकड़ी को खिड़की की तरफ मारा, जिससे कि वो शैतान होचकता हुआ उस खिड़की की तरफ गया और उसने दरवाजे का रास्ता छोड़ दिया। मैंने इस मौके का बखूबी फ़ायदा उठाया, क्योंकि यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी मौका था जब मैं बच सकता था। वो शैतान जैसे उधर से हटा, मैंने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन मुझसे एक आहट होते ही उस शैतान ने कुल्हाड़ी को ठीक मेरी तरफ दे मारा और सिर्फ 1 मीटर से मैं लगभग बच ही गया और वो कुल्हाड़ी उस दरवाजे में घुप गई। मैं भागते हुए नीचे गया और वो स्कॉन्ड खाता भी मेरे पीछे पीछे लड़खड़ाते हुए भागने लगा। मैं जब बाहर आया तो मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने जब उस झाड़ी की उस तरफ देखा तो मुझे सिर्फ अली ज़मीन पर लेटा हुआ दिखा। मुझे पहले लगा कि स्कॉन्ड खाता ने इसे भी मार दिया है, लेकिन ये बचा हुआ था क्योंकि इसकी गर्दन थी। बाकी जितने भी इसके शिकार हुए थे उन सबका सर धड़ से अलग था। मैंने उसे उठाया तो वो मुझे देखकर एकदम से चौंक गया। वो बोला, साहब आप जिंदा हो? वो साहब एक साहब से गलती हो गई, भागने में इनके दोनों जूते निकल गए। उस घर में घुसने से पहले उस स्कॉन्ड खाता ने साहब के जूतों को स्पर्श कर लिया था और उसी दिशा में उसने अपनी कुल्हाड़ी दे मारी और उन साहब की गर्दन उड़ती हुई दूसरी झाड़ियों में जा गिरी। उसके बाद सभी बुरी तरह से डर गए और सबकी सांसों की रफ्तार तेज हो गई, जिसका बखूबी फ़ायदा उसने उठा ही लिया और उसके बाद उसने सभी को निपटा दिया। मुझे पता था कि अगर मैंने वो गलती की तो मैं भी नहीं बचूंगा, इसलिए मैं यहीं लेट गया खुद को थाम के, जिससे उस शैतान को मेरी मौजूदगी का यहाँ पर एहसास नहीं हुआ और वो अंदर चला गया। तभी अली ने बोला, चलिए ना साहब यहाँ से, इन झाड़ियों के उस पार एक रेलवे ट्रैक है, अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो शायद जिंदा बच जाएंगे। उसके बाद मैं और अली डरते हुए उस रेलवे ट्रैक की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन तभी सामने स्कॉन्ड खाता खड़ा था। उसने दोनों हाथों से हम दोनों के गले को पकड़ लिया और एक दिशा में फेंक दिया। हम लोग फिर भी किसी तरह भागते रहे, लेकिन वो हमारे पीछे पड़ा था। देखते ही देखते वो हमारे सामने आ गया, जिससे हमें इतना यकीन हो गया कि अब हमारी ज़िंदगी का सफ़र यहीं पर ख़त्म हो गया है।
लेकिन हमारी किस्मत में जिंदगी लिखी थी। उसी समय एक ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ में एक ट्रेन वहाँ से गुजरी। जैसे ही ट्रेन की हॉर्न पड़ी कि वो शैतान उस जगह पर चक्कर खाकर बेहोश हो गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी अली ने बोला, साहब इस कौन काता को ट्रेन से बहुत डर लगता है, ट्रेन की आवाज़ से खौफ खाता है। अब ज़्यादा समय न गवाएं और फ़ौरन ही रेल की पटरियों की तरफ भागते हैं। फिर हम दोनों पूरी रफ्तार से भागने लगे और अंत में हम वहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर आते आते हम काफ़ी थक गए थे और तभी हमने चैन की सांस ली। हम लोग उसी पटरी पर चलते गए और करीबन 1-1.25 किलोमीटर दूर आगे निकल जाने पर हमें कुछ कच्चे मकान और कच्ची सड़क दिखी, जिससे इतना तो था कि अब हम उस जंगल के बाहर आ गए हैं। फिर मैंने टीम को बुलाया और अली गिरफ्तार हुआ। मैं उस दिन जिंदा बच सका। मैंने अपने ऑफिसर्स को भी बताया तो उनका भी जवाब वही था, वो इलाका स्कोंड काता का था और आप खुशकिस्मत थे जो बच गए, वरना एक बार कोई इसके इलाके में अपने कदम रख दे फिर वो वापस नहीं लौटता। पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके बाद इस जंगल में जाना मना है। अनजान तो वो मुजरिम थे जो हेरा फेरी के लिए उस जंगल को चुना और फिर बेमौत मारे गए। आपने तो सब जानते हुए भी बेवकूफ़ी कर दी, जिस वजह से 4 ऑफिसर्स और उस ड्राइवर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सच कहूँ तो दोस्तों, अफसोस तो मुझे आज भी है उस घटना का, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा अपने अनुभव से, ज़रूरी नहीं इस पूरी धरती पर सिर्फ हम इंसानों का ही इलाका हो या राज हो, क्योंकि ना जाने कितने अजीबोगरीब प्राणियों को आभास किया गया है और वो मूर्खता कभी ना करें जो मैंने की थी। खैर ये तो मेरी खुशकिस्मती थी जो मैं अपनी दास्तां सुनाने के लिए आज जिंदा बचा हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस